आज बात करेंगे जांजगीर का टफ चैलेंज के बारे में। ये चैलेंज जो है ये बीजेपी के लिए है और यही वजह है कि जहां चुनौती मुश्किल हो बीजेपी जो है उस पर फोकस करना शुरू करती है। शायद यही बीजेपी की कामयाबी का राज है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जांजगीर पहुंचे, उसी जांजगीर की धरती पर जहां सभी 8 विधानसभा सीटें बीजेपी ने पिछली चुनाव में गंवा दी है। ऐसे में अमित शाह ने जांजगीर चांपा सीट को छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार के आगाज के लिए चुना है। क्यों चुना है, यही है आज के चर्चा का विषय। और हम सीधे पहले नीलेश के पास चलते हैं, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री वहां पे मौजूद थे। आज क्या हुआ वहां पे ये बताने के लिए नीलेश बताइए। देखिए बाबा, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में 2 जगहों पर उनकी उपस्थिति रही। एक तो कोंडागांव में उन्होंने संगठन के लोगों से जो बातचीत की और उसको एक तरह से एक रणनीति तैयार की कि बस्तर जो सीट है और उसके साथ साथ लगी हुई कांकेर लोकसभा सीट है उस पर कैसे फोकस करके जीता जाए, क्योंकि पिछला चुनाव जो था लोकसभा का उसमें बस्तर हार गई थी कांग्रेस, माफ करिएगा बीजेपी, और दूसरी जो सीट थी कांकेर, वहां पर बीजेपी को जीत तो जरूर मिली थी, लेकिन जो जीत हार का अंतर था वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ही कम, लगभग 4,500 वोटों का था। तो इस लिहाज से भी वो सीट भी काफी कमजोर मानी जा रही थी। तो पहला वहां पर था फोकस। दूसरा, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, जांजगीर में एक आम सभा को उन्होंने संबोधित किया और उस सभा में जांजगीर इसलिए महत्वपूर्ण सीट हो जाती है 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को वहां से जीत मिली थी, लेकिन 2023 के जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो उसमें 8 की 8 सीट जो है वो बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस को जीत मिली है। अब बाबा, समझने वाली बात यह है कि ऐसी सीटें जो क्लस्टर के हिसाब से देखें, बीजेपी का जो क्लस्टर बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसमें लोकसभा के लिहाज से जो कोंडागांव में जो आज बैठक हुई है वहां पर कवरेज जो होती है क्लस्टर का, वो महासमुंद लोकसभा सीट की होती है, बस्तर लोकसभा सीट की होती है और कांकेर की। तीनों ही जगहों पर बीजेपी संगठन के लिहाज से कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि जो मौजूदा सांसद हैं उनको लेकर, जो बीजेपी के हैं दोनों लोकसभा माफ करिए महासमुंद और कांकेर के, वहां पे थोड़ी सी नाराजगी है और बस्तर तो हार ही हुए हैं। तो ऐसे में तीनों सीटों पर कैसे फोकस किया जाए, संगठन में कैसे बातचीत करके लोगों को एकजुट किया जाए, इस पर फोकस था। और दूसरी, जांजगीर जो सीट है वहां पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया विधानसभा चुनाव में, सभी की सभी सीटें हार गई। तो संगठन के तौर पर यहां पर मजबूती और जनता को साधने का काम जांजगीर में, तो ये एक जो चुनावी रणनीति अमित शाह की रही है वो आज देखने को मिली। और आज जनसभा में उनका फोकस भी उन्होंने शुरुआत ही इस बात से की कि मैं छत्तीसगढ़ की मतारी यानी कि जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत दिलाई है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि जो महिलाएं हैं उस पर अभी भी बीजेपी का फोकस है लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना काफी काम किया था और जो जीत बीजेपी को मिली है इसमें बड़ी भूमिका भी उसका बताया जा रहा है। बाबा, तो मैं अपने मेहमानों पर जाने के पहले एक चीज और, जो जांजगीर की सीट है और कांकेर और बस्तर, ये 3 सीटें आपने बताई है, इन तीनों सीटों के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? जांजगीर की जो बात करें बाबा, उसमें विधानसभा में परिणाम जो आए हैं वो कांग्रेस के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि सभी विधानसभा सीटें उस लोकसभा में जो कवर होती हैं वो कांग्रेस के हिस्से है। और इसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं अभी चरणदास महंत, वो उसी एरिया को कवर करते हैं। तो उस कांग्रेस की तो अपनी एक तैयारी है कि इस बार उस सीट को जीता जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस सीट से जीत नहीं मिली थी, तो उसको जीता जाए हो। और फिर बस्तर में आदिवासियों पर फोकस है। पिछला जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के दीपक बैज, वो उसी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद वहीं से हैं, तो उसको बचाए रखना भी इनके लिए एक चुनौती है। और कांकेर में इनको पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है कांग्रेस को, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में काफी कम अंतर से हारे थे और अभी भी वहां पर जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें बालोद जो जिला है जो उसमें कवर होता है उसमें 3 की 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कांकेर जो जिला है वहां से 2 सीटें उनके पास हैं। हालांकि कोंडागांव हार गए थे, लेकिन लोकसभा की जो सीटें उनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास है। तो पोटेंशियल के लिहाज से कांग्रेस का भी है और कांग्रेस की एक तैयारी जो सूत्रों के हिसाब से आ रही है कि किसी महिला आदिवासी को वहां से इस बार चलिए उस पे बाद में बात करेंगे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान इस पर नहीं हुआ। उस पे मैं आता हूं। नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है, वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष जी, आपका क्या विश्लेषण है? अमित शाह खुद वहां पर जाके आज सभा कर रहे हैं। उनके गणित के अनुसार कांकेर, जांजगीर और बस्तर एक एक यदि सीट की बात करें तो क्या लगता है आपको बीजेपी की रणनीति क्या होनी चाहिए और कांग्रेस की रणनीति?
देखिए मनोरंजन जी, इस बार जो लोकसभा का चुनाव है भाजपा के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है और भाजपा इसको बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से देख रही है। गृह मंत्री अमित शाह चूंकि पहली बार इस चुनाव अभियान की जो औपचारिक शुरुआत आज से उन्होंने की है कि जांजगीर में उन्होंने सभा को संबोधित किया और बस्तर क्लस्टर में उन्होंने तीनों लोकसभाओं के जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं की अपनी एक बैठक ली है और उन्होंने जीत का मंत्र जो है वो इन कार्यकर्ताओं को दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई है और छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटों को 3 क्लस्टर में भारतीय जनता पार्टी ने बांटा है और इन तीनों क्लस्टरों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जैसे बस्तर क्लस्टर में जो पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर को प्रभारी बनाया गया है। 3 लोकसभाओं की जिम्मेदारी उनको दी गई है। कोंडागांव में आज जिस प्रकार से अमित शाह ने बैठक ली है, आज हालांकि उनके वो थोड़ा सा विलंब से पहुंचे हैं, पर बावजूद उसके 50 मिनट की इस बैठक में उनका पूरा फोकस महिलाओं पर ही रहा है। उन्होंने जो सूत्रों से जो जानकारियां अंदर से निकल करके आई हैं, उस पूरी बैठक में उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को ये कहा है, 3 मूल बातें कही हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं के स्व सहायता समूह को हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, उनको क्या दिक्कतें हैं, कहाँ उनके साथ कहाँ उनसे समन्वय स्थापना में दिक्कतें हो रही हैं और किस प्रकार से महतारी वंदन योजना के द्वारा उनको हम इस सरकार से जोड़ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके दरवाजे हमेशा खोल करके रखिए। कोई भी किसी भी स्तर का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करता है तो उसको मंडल स्तर पर ही उसको प्रवेश करवाया जाए और प्रदेश स्तरीय नेताओं से सहमति का इंतजार न किया जाए और कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके अपना योगदान देना चाहता है तो उसका योगदान लोकसभा चुनाव के लिए लिया जाए। तीसरा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि 10 जो भी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 10-10 गांव में जाकर के केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करें और उनको एक मोटिवेशन के रूप में दूसरे इलाकों में ले जाकर के लोगों से परिचय कराएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसकी योजनाओं को गांव स्तर तक, व्यक्ति स्तर तक पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर के आज का जो ये लबोलुआब है, ये इस बात का संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। और चूंकि बस्तर लोकसभा चुनाव पिछले उसमें हार चुकी है, इसलिए बस्तर और जांजगीर दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं कांकेर में और महासमुंद में भी पार्टी की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है और वहां के लिए जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, सर्वे प्लस कार्यकर्ताओं की रायशुमारी, इसके अलावा जो सोशल मीडिया से में जो एक सर्वे करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इन तीनों को देख करके जो योग्य प्रत्याशी होगा उसको मैदान में उतारने की कवायद भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में करने जा रही है। ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की माइक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, आने वाले समय में बड़े नेताओं को इन चुनावों में झोंका जाएगा। मनोरंजन जी, एक बात और कहना चाहता हूं। अमित शाह जी आज जैसे छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए थे, वहीं पर आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो उड़ीसा के दौरे में गए हैं। वो दिल्ली से सीधे जगदलपुर आए और जगदलपुर में यहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो उड़ीसा में गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से लोकसभा चुनाव जीतने में लगी हुई है। जरूर। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, आपने सुना, मनीष जी ने भी और आपने भी कहा। अब मेरा सवाल ये है, यदि कांग्रेस को इन 3 सीटों पर कोई एक आशा की किरण लगती है, जांजगीर में सभी विधानसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती है, बस्तर जो है वो उनके पास है, कांकेर जो है कम वोटों से आ रहे हैं, अब यहाँ पे प्रत्याशी जो है वो काफ़ी मैटर करेगा। आपको क्या लगता है दोनों तरफ से किस तरह के
लोग यहाँ पर से लड़ाने की तैयारी चल रही है। पहले बीजेपी और कांग्रेस की बात कर लें। बाबा जो कांकेर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बस्तर जो है वो एक तरह से जातिगत समीकरणों के लिहाज से लगभग तय माना जाता है कि किस आदिवासी आरक्षित सीट है और वहीं के जो सक्रिय नेता हैं उनमें से किसी को दिया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कांकेर की है। कांकेर में इसलिए क्योंकि आरक्षित जरूर है आदिवासी के लिए, लेकिन बड़ा जो बेल्ट है उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, कई सारी सीटों पे दूसरे ओबीसी वर्ग के भी लोग हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी तक चीजें निकल कर आ रही कि दोनों ही दल उस सीट पर हलवा आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 80,000 से अधिक लगभग जो वोटर्स हैं वो इसी समाज से आते हैं। और पिछले और एक चीज और एक नाम मैं बता दूं, अब हो सकता है कि उसमें विचार हालांकि सूत्रों के लेवल से किया जा रहा है, पूर्व मंत्री रही हैं अनिला भेड़िया, वो उसी समाज से आती हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद कांग्रेस उनको भी इस बार वहां से प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि वो चुनाव भी जीती हैं, विधानसभा चुनाव भी। कांकेर की बात हो गई, बात करें जांजगीर की तो वो एससी आरक्षित सीट है। वहां से गुहाराम अजगले अभी वर्तमान में बीजेपी के लोकसभा से जीते हुए थे, सांसद हैं। लेकिन अगर हम चर्चाओं की बात करें और क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि गुहाराम को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में संतुष्टि नहीं है। ये नहीं माना जा रहा है कि वो उस क्षेत्र की बात लोकसभा में प्रमुखता से उठाए हों। तो ये भी माना जा रहा है कि वहां से बीजेपी अपना प्रत्याशी इस बार बदलेगी, लेकिन कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी ये अभी तक वहां से स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास विधानसभा में जो जीते 8 लोग हैं, क्या उनमें से ही किसी को प्रत्याशी बना देगी या फिर कोई नया चेहरा ले आएगी, उस पर एक मंथन चल रहा है। बस्तर की बात कर लें तो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और हरदम चर्चाओं में रहता है। दीपक बैज स्वयं वहां से, चूंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सांसद हैं, तो कांग्रेस के लिहाज से माना जा रहा है कि शायद उन्हीं को रिपीट किया जाए। लेकिन बीजेपी एक नया चेहरा तलाश कर रही है, क्योंकि अभी तक जो चुनाव लड़ते आए हैं बलीराम कश्यप के जो परिवार के लोग हैं उनसे ही जो ज्यादातर जीत मिली है। दिनेश कश्यप की बात कर लें या फिर पिछली बार जिनको मौका दिया गया था वो हार गए थे, तो क्या नया चेहरा या फिर किसी जो एक तैयारी में लगे हैं महेश गागड़ा, क्योंकि उस समुदाय का भी काफी वोटर हैं, तो क्या उनको मौका दिया जा सकता है? इस पर एक मंथन जरूर चल रहा है। या फिर एकदम नया चेहरा कोई ला दे गई बीजेपी, क्योंकि हरदम चौंकाती है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार भी शायद चौंकाए। बाबा जरूर। उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उमेश घोरमोड़े जी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, आज केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा लगा, ये जो 3 सीटें हैं बस्तर, कांकेर और जांजगीर, तो ये 3 सीटें जो है वो कहा जा रहा है बीजेपी इसको टारगेट कर रही है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कमजोर कड़ी क्या है? देखिए, कहीं कोई कमजोर कड़ी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटों को टारगेट नहीं कर रही है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतना है और छत्तीसगढ़ में हम पहले से बहुत बेहतर हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको लगातार लोकसभा चुनाव के अंदर में आशीर्वाद दिया है और इतिहास रहा है कि हम 9 और 10 सीटों में रहें। इस बार उससे एक कदम आगे बढ़ करके हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है और उसके पीछे कारण है जो हमने कमिटमेंट किए थे, जो हमने वादा किया था, जो मोदी जी की गारंटी को लेकर के हम विधानसभा चुनाव के अंदर में जनता के बीच में गए थे, उसका सकारात्मक प्रतिसाद विधानसभा चुनाव के अंदर में जनता ने हमें दिया। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के अंदर में काम कर रही है, उन तमाम वादों को पूरा करते हुए जनता के बीच में जा रही है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता ना सिर्फ जांजगीर चांपा का विषय हो, बस्तर का विषय हो, कांकेर का विषय हो, बल्कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर मोदी जी की गारंटी के आधार पर, राज्य की सरकार के आधार पर और हमारे कार्यकर्ताओं के आधार पर हमें आशीर्वाद देगी। जी उमेश जी, आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंकड़े भी कुछ कहते हैं। आपने बहुत अच्छे दावे किए, चलिए आप पार्टी के लिए आए हैं तो पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन ये भी तो आंकड़े तो ये भी कहती है ना, जांजगीर चांपा की सभी विधानसभा सीटें आप हार गए हैं। ये भी तो कुछ इंडिकेट करता है ना। और आप रही कांकेर की सीट यदि कोई पार्टी लोकसभा के चुनाव में 4,500 वोट से जीते तो उसको सेफ सीट कैसे कर सकते हैं? मतलब इतनी राजनीति तो आप भी जानते हैं और मैं भी थोड़ी बहुत समझता हूं। बस्तर की सीट आप हारे हुए हैं, तो इसका तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो ये 3 ही सवाल थे। मैं उसमें और जोड़ देता हूं, आपने एक सीट छोड़ दी है, कोरबा की सीट भी हम हारे हुए।
अब मैं यहां से शुरू करता हूं। आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की और तमाम तरह के विषय। तो अगर हाल ही के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इसी छत्तीसगढ़ के अंदर में जनता ने विधानसभा चुनाव के अंदर में 46% से अधिक मत देने का काम भाजपा को किया है। और अगर मैं 18 से बात करूं, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर हम ध्यान में रखते हुए हम बात करें, 19 के लोकसभा चुनाव, 18 के विधानसभा चुनाव, तो 18 के अंदर में हमारी यहां पर पराजय हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, और तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह की चीजें निकल करके आ रही थी कि भाजपा तो विधानसभा में वापसी नहीं कर सकती। पिछले बार 14 आए थे, अब 10 में सिमट जाएंगे, कोई 5 का दावा कर रहा था, तमाम तरह की खबरें चल रही थी। हमने विधानसभा में 52 सीटों के साथ वापसी की, और 18 के विधानसभा के ठीक बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 सीटें दी। अगर उन 9 सीटों को कन्वर्ट करते हैं तो 19 के चुनाव को, तो 65 विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको बढ़ा दी। यही दावा यह भी आंकड़े उमेश जी यही दावा कांग्रेस भी कर सकती है ना कि विधानसभा में हम हार गए थे, लेकिन लोकसभा में जिस तरह बीजेपी जीती हम भी जीत सकते हैं। अब मैं आपके पास आऊंगा मनीष, मैं आपके पास आता हूं। उमेश जी मैं आपके पास आता हूं, अब आपके पास आता हूं। मनीष जी हमारे साथ है। मनीष जी, सच्चाई तो, आंकड़े तो सच्चाई बयान करते हैं ना। ये बात तो मानना पड़ेगा कि भले ही आप विधानसभा जीते हैं, लेकिन जांजगीर चांपा की सारी विधानसभा आप हार गए। इसलिए तो हम सवाल कर रहे हैं ना, इसलिए तो केंद्रीय गृह मंत्री उस एरिया में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो कांकेर के बारे में हो, चाहे बस्तर के बारे में हो। इस सच्चाई से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आंकड़े बोलते हैं, और जिस प्रकार का जनादेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है या कांग्रेस को मिला है, उससे लोकसभा की का आकलन करना मुझे लगता है कि जायज भी है, और उसके आधार पर हम उस आकलन भी करना चाहिए। राजनीति, हालांकि ये बात भी अलग है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जीत हार और पुराना अनुभव या पुराना आंकड़ा कहीं ना कहीं वो एक तस्वीर स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कौन सा दल किस स्थिति में है। जिस प्रकार से चांपा जांजगीर में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, वैसे ही अगर विधानसभाओं के हिसाब से आकलन करेंगे तो छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आंकड़ों के आधार पर खतरा महसूस हो रहा है। और जिसमें बस्तर और जांजगीर तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी अभियान शुरू किया है और गृह मंत्री और जो कद्दावर नेताओं को इस पूरी मुहिम में लगाया है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि वो इन चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है। और जिस प्रकार से सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, और उनकी जो यूएसपी है इस चुनाव में, महतारी वंदन योजना, और चाहे किसान से जो धान खरीदी का जो रेट रहा हो, एमएसपी का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरी ताकत लगा करके उन इलाकों पर अपनी कोशिश कर रही है। और लेकिन ये बात भी स्पष्ट होगी कि पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसका जमीन में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट या बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं आ रहा है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि 2 महीने ही हुए हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं यथास्थितिवादी जो प्रशासन या सरकार की नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस आने वाले समय में चुनौती के रूप में प्रकट होगी। नीलेश, आप बताएं, अब जो स्थिति बनी है, ये जो 4 सीट का जो आंकड़ा बार बार आ रहा है, और ये बात जायज है, पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है, और बीजेपी जो है, उमेश जी भले ही कहें टीवी पे आके, और उनको कहना भी चाहिए, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जानता है इस बात को। इसलिए केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो एक कैलकुलेशन है, ये एक जरूर चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बाबा, उमेश जी की बात आप कर रहे थे। उमेश जी का स्वाभाविक दायित्व भी है कि वो अपनी पार्टी के बारे में इस तरह से कहें, लेकिन हकीकत को भी समझना चाहिए। अगर ऐसा होता कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कोई खतरा नहीं होता तो अमित शाह किसी और भी स्टेट जहां पर खतरा महसूस हो रहा है वहां पर ज्यादा टाइम देते, यहां आने की जरूरत नहीं थी। इतने बड़े नेता हैं, वो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में सारी सीटें निकल जाती। लेकिन वो जानते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि ये कुछ सीटें हैं, 4 से 5 सीटें, जहां पर सारी दावे सारे उसके बाद भी दिक्कत है।
और उस दिक्कत को हालांकि साधा जा सकता है समय रहते, और उसी की कोशिश की जा रही है। चाहे वो कांकेर की बात हो, बस्तर की बात हो, महासमुंद लोकसभा जो उस क्लस्टर में आता है उसकी बात करें, या जांजगीर की। और इसी का नतीजा ही है कि पहला जब शुरुआत करते हैं, शंखनाद करते हैं, तो इन्हीं सीटों पर फोकस करते हुए करते हैं। अच्छा नीलेश, एक बात बताइए, नीलेश एक बात बताइए, माफी चाहता हूँ नीलेश, एक बात बताइए, जो बात मनीष जी ने कही है कि ये नई सरकार टेक ऑफ कर रही है या नहीं कर रही है, 2 महीने का आकलन क्या है आप? देखिए 2 महीने का आकलन, इन्होंने जो जो इनकी यूएसपी थी उसको पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे जब हम ग्राउंड पे जाते हैं बाबा, तो जैसे इनकी महतारी वंदन योजना है, नो डाउट कि उसमें अभी तक जब फॉर्म भरवाए गए हैं तो लगभग 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरा है। हालांकि स्क्रूटनी के बाद अब तय होगा कि कितनों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन चुनाव में इन्हीं नेताओं ने वादा किया था कि हर विवाहित महिला को इसका लाभ दिया जाएगा, जबकि जब सरकार बन जाती है तब इसमें एक क्लॉज ला दिया जाता है कि जो आयकर दाता हैं उनके परिवार की महिलाओं को नहीं मिलेगा, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके परिवार के महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कम से कम 5 से 7 लाख महिलाएं जो हैं इससे बाहर हो जाती हैं। तो उन महिलाओं की नाराजगी, क्योंकि आपने चुनाव के समय पूरे डंके की चोट पे कहा था कि हर परिवार की महिलाएं, कई इनके नेता जो आज मंत्रिमंडल में हैं वो दावे करते रहे हैं कि कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, मेरी पत्नी को भी मिलेगा, इस तरह के दावे करते रहे। अब जब क्लॉज लाया तो उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बस्तर में 14 नए कैंप स्थापित कर दिए गए। नो डाउट कि नक्सल हिंसा को समाप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन क्या उस कैंप को स्थापित करने के बाद वहां के समय रहते, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले वहां के आदिवासी जो लोग हैं उनको संतुष्ट कर पाएंगे कि हम आपकी भलाई के लिए हैं, जो कि अभी तक विरोध का सामना करना पड़ता रहा है? वो भी लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती होगी। किसानों की बात कर लें, किसानों के लिए आपने 3100 रुपए की बात कही थी, आप उससे अभी इनकार नहीं कर रहे हो, लेकिन सिर्फ एमएसपी का दर मिला है और बाकी राशि जो बोनस के तौर पर देनी है लगभग 900 अब उमेश जी को जवाब देने देते हैं नीलेश, अब उमेश जी को जवाब देने देते हैं। उमेश जी शुरू हो जाइए। देखिए, पहले तो लोकसभा चुनाव से लोकसभा से ही मैं प्रारंभ करता हूं, और उसके बाद सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर के जो सवाल उठे हैं उस पर हम आएंगे। परसेंटेज के आधार पर तुलना हो गई, पुराने जो चुनाव है उसके आधार पर अगर तुलना हो गई, तो हम तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है 2004 से लेकर के 19 तक का अगर हम इतिहास देख लें, कभी 9, कभी 10, कभी 9, कभी 10 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है। उसमें विधानसभा के परफॉर्मेंस को आप अलग रख दीजिए, लगातार इतिहास रहा है। उस आधार पर अगर हम लक्ष्य 11 लेकर के चल रहे हैं और हमारा विश्वास है कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत दूसरी बात, अमित शाह जी के दौरे को लेकर के तो क्लस्टर है, और देश भर के अंदर में हमारे जितने लोकसभा है उन तमाम लोकसभा को हमने क्लस्टर के अंदर में बांटा है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमने 3 क्लस्टर तय किए हैं, देश भर के अन्य राज्यों के अंदर भी क्लस्टर तय है। अभी अमित शाह जी का अगला दौरा मध्य प्रदेश होना है, इससे पहले भी दौरा हुआ है। तो ये तमाम क्षेत्रों के अंदर में हमारे तमाम राष्ट्रीय नेता, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे नड्डा जी हो, ये तमाम नेता देश भर के अंदर में अलग अलग क्लस्टर के अंदर में जाएंगे। उसी के तहत माननीय अमित शाह जी का आज छत्तीसगढ़ के अंदर में क्लस्टर के तहत पहला दौरा हुआ है। रह गई बात जिस प्रकार से हमारे सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर के यहां पर सवाल उठ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की नीति के आधार पर काम करती है। चुनाव को देख करके, चुनाव सामने देख करके, लोक लुभावने वादे करके या चुनाव को देख करके लोगों को लुभाने का प्रयास कभी नहीं करती है। और उसी आधार पर चाहे महतारी वंदन का विषय हो, चाहे भ्रष्टाचार के विषय को अगर हम ले लें, कोयले वाले मामले में जो ऑफलाइन प्रक्रिया थी उसको ऑनलाइन करके भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ओर बढ़ने का संदेश देने का विषय हो, नक्सल मुक्ति के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास का विषय हो, आपकी बात पूरी हुई, देने का विषय हो। उमेश जी आपकी बात पूरी हो गई, मैं आप देर से आए थे, माफी चाहता हूं। एक 30 सेकंड का वक्त जो है वो मनीष जी के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए है। मनीष जी, 4 सीटों पे दिलचस्प मुकाबला दिखेगा, जिसके लिए सारे पत्रकार जो हैं ये चाहते हैं कि कम से कम कुछ सीटों पे तो कुछ रिपोर्टिंग के लिए होना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, अगर पत्रकारिता के हिसाब से कहेंगे तो जब बिना संघर्ष के पत्रकारिता में भी मजा नहीं आता जी। और वही स्थिति जो है ना चुनाव को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी ढिलाई नजर आ रही है।
मुझे लगता है इन 4 सीटों पर काफी दिलचस्प और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि सरकार उनकी है और केंद्र में मोदी जी के की जो गारंटी है वो उसका भी एक प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन दिलचस्प मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। उमेश जी आपका, मनीष जी आपका, नीलेश आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।